दोस्तों चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक देखेंगे, चाइना ताइवान का जो विवाद पिछले 1-1.5 महीने से आप डेली न्यूज़ में सुन ही रहे होंगे इसके बारे में। और वैसे तो ये चीज़ हमेशा चर्चा में रहती ही है, क्योंकि चाइना हमेशा ताइवान को क्लेम करता है अपनी टेरिटरी के रूप में, और ताइवान अपने आप को एक स्वतंत्र देश के रूप में मानता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले तो चाइनीज़ रिवॉल्यूशन को देखेंगे, सिविल वॉर को देखेंगे और चाइना ताइवान के विवाद को समझेंगे। क्योंकि ये तीनों ही टॉपिक्स, ऐसे तो अलग अलग टॉपिक्स हैं, लेकिन ये तीनों ही टॉपिक्स एक दूसरे से रिलेटेड हैं। अगर हमको चाइना ताइवान के इस विवाद को समझना है तो हमको सबसे पहले चाइनीज़ सिविल वॉर को समझना पड़ेगा, और उससे भी पहले हमको चाइनीज़ रिवॉल्यूशन को समझना पड़ेगा। तो एक बार हम लोग जल्दी से हेडलाइंस देख लेते हैं कि क्या क्या आज हम देखने वाले हैं। सबसे पहले चाइनीज़ रिवॉल्यूशन को समझेंगे, उसके बाद एक वॉर लॉर्ड एरा आता है चाइना में, जिसमें कि कोई एक केंद्रीय सत्ता नहीं होती, अलग अलग जैसे जमींदार टाइप के लोग, वो लोग अपना शासन कर रहे होते हैं, एक यूनाइट चाइना नहीं होता उस टाइम पर। फिर सिविल वॉर की स्थिति आती है। सिविल वॉर के बाद एक स्टेटस ऑफ ताइवान, मतलब ताइवान अलग हो चुका है और उसका क्या स्टेटस रहता है, कैसे वो बनता है, ये सब चीजें हम लोग थोड़ा समझेंगे। फिर प्रेजेंट सिचुएशन को हम देखेंगे कि अभी की क्या स्थिति है। ओलंपिक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको देखेंगे। फ्यूचर में क्या हो सकता है उसको समझेंगे। क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है, इसको हम लोग जानेंगे। इंडिया का क्या स्टांस होना चाहिए, ये चीज भी हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे। और फिर अंत में एक छोटा सा मिलिट्री कंपैरिजन करेंगे चाइना का और ताइवान का, और फिर हम लोग पूरा कंक्लूड कर देंगे। तो ये इंपॉर्टेंट हेडलाइंस थी। इतनी चीज़ों की हम लोग आज स्टडी करने वाले हैं, तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेशन से भरा हुआ होगा। तो चलिए हम लोग अब शुरू करते हैं। और बीच में जो भी कोई इंपॉर्टेंट अगर इमेज होगी, कोई किसी इंपॉर्टेंट व्यक्ति की तस्वीर होगी, तो वो मैं आपको शो करता रहूँगा बीच बीच में। मैप आप जान ही रहे हैं, चाइना ताइवान लोकेशन आप लोग को पता है, लेकिन फिर भी हम एक बार इस मैप के माध्यम से लोकेशन को दिखा दे रहे हैं। और लोकेशन बहुत ही सिंपल है, कोई कठिन इसकी लोकेशन नहीं है। और अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी मेन, जो हम लोग का आज का टॉपिक है। अगर हम सबसे पहले चाइनीज रिवॉल्यूशन से शुरू करें, तो चाइनीज रिवॉल्यूशन के टाइम पे क्या था कि लगभग कई हजार सालों से चाइना में राजवंशों का शासन चल रहा था। मतलब राजा होते थे और राजा का पुत्र फिर राजा, ये वाली स्थिति वहां पे बनी हुई थी बहुत समय से। 17वीं शताब्दी में क्या होता है कि एक मिंग राजवंश था चाइना में। मिंग राजवंश को हरा के चिंग डायनेस्टी जो है वो अपना शासन वहां पे स्थापित करती है। बस कहानी की तरह सुनिए, बहुत ही सिंपल सी स्टोरी है चाइनीज रिवॉल्यूशन की, क्योंकि असली कठिन चीज शुरू होगी जब हम सिविल वॉर पे आएंगे। वहां पे ज्यादा थोड़ा टर्म्स काफी हैं, वहां पे कई लोगों के नाम है, यहाँ पे सिंपल है। तो हजार वर्षों से राजवंशों का शासन था। फिर एक चिंग राजवंश, जो कि चाइना में जिसका काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस रहा, वो आता है मिंग को हरा के 17वीं सेंचुरी में। और अब यहाँ पे धीरे धीरे क्या हो रहा है कि यहीं से चाइना का धीरे धीरे अब पतन होना शुरू हो जाएगा, जो कि वहां के राजवंश का की मैं बात कर रहा हूँ। क्योंकि इस समय एक आधुनिकता का समय चल रहा था। 17वीं शताब्दी में चिंग राजवंश आ गया, और ये समय था, अब कुछ समय तक तो इन लोगों ने शासन किया, ठीक ठाक सब कुछ चल रहा था। लेकिन हम लोग को पता है कि 1700 के बाद से धीरे धीरे अब औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हो चुकी थी ब्रिटेन इन सब में। और ये लोग क्या थे, ये पुराने जमाने वाले थे। और ये चीज हम लोगों ने देखी है वर्ल्ड में कि जो भी लोग प्राचीन पद्धति वाले रहे हैं, उनको जब भी युद्ध हुआ है तो वो उनको हार का सामना करना पड़ा है। तो इसी समय ये अब धीरे धीरे कमजोर होने लगे, क्योंकि ये तो राजा थे, ये लड़ते थे तीर कमान से, और आधुनिक लोग लड़ते थे अलग अलग आधुनिक हथियारों से, क्योंकि औद्योगिक क्रांति अब धीरे धीरे शुरू हो चुकी थी और ये अपने पुराने जीवन शैली में रह रहे थे। यही सेम चीज जब हम 1857 की क्रांति को पढ़ते हैं, तो उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन ये हम मानते हैं कि जो पुराने हमारे हथियार, उस वजह से वो एक मतलब हार के पीछे वो भी एक इम्पॉर्टेंट रीजन था। इसी तरीके से जब हम लोग ऑटोमन एम्पायर को पढ़ते हैं, तो ऑटोमन एम्पायर इतना बड़ा एम्पायर कैसे टूट गया जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात हुई, उसमें हम लोग कभी समझेंगे इस चीज को, ऑटोमन एम्पायर के बारे में भी। तो उसके फिर टूटने के पीछे
एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज था कि वो लोग आधुनिकता को शामिल अपने में नहीं कर पाए, वो अपने पुराने ढर्रे पे चल रहे थे। सेम यही चीज हुई इस चिंग राजवंश के साथ। चिंग राजवंश भी आधुनिकता को ये अपने आप में समाहित नहीं कर पाया, ये अपने पुराने हिसाब से चल रहा था और बहुत सारे युद्ध हुए इस बीच में। फ्रांस से युद्ध हुआ, जापान से युद्ध हुआ, बहुत सारे युद्ध हुए और कई सारे युद्धों में चिंग राजवंश की हार हुई और लोगों का भरोसा अब इन पर से उठने लगा कि अब ये लोग हमारा अब शासन नहीं कर पा रहे हैं। और बाकी आप जानते हैं कि राजशाही जहाँ पे होती है एक प्रकार की तानाशाही वाली स्थिति होती है, कोई डेमोक्रेसी तो होती नहीं है। तो उस स्थिति में यही चीज देखने को मिलती है कि राजा का पुत्र फिर राजा बनेगा। तो लोग इन सब चीजों से एकदम परेशान हो चुके थे, लोगों को चाहिए था कि कुछ बदलाव आए इसमें और इस राजवंश वाली जो व्यवस्था है इससे हमें छुटकारा मिले। तो बेसिकली जो चाइनीज रिवॉल्यूशन हुआ वो इसी वजह से हुआ। तो मेरे हिसाब से चाइनीज रिवॉल्यूशन की जो ये कहानी है ये बहुत ही सिंपल है। एक बार फिर से अगर हम रिवाइज कर दें तो कहानी सिर्फ यही है कि हजारों सालों से चाइना में जो राजवंशों का शासन चल रहा था उस राजवंश के शासन को खत्म करने के लिए ही चाइनीज रिवॉल्यूशन हुआ था। और खत्म क्यों करना चाहते थे लोग? खत्म इसलिए करना चाहते थे क्योंकि ये राजवंशों के शासन ने चीन को एकदम कमजोर कर दिया था। एक समय ताकतवर था, ऐसा नहीं कि हमेशा कमजोर था, बहुत ताकतवर था, लेकिन ताकतवर तब था जब उनका पुराना वाला टाइम था। लेकिन जो धीरे धीरे बदलाव आते जा रहे थे, जो समाज मॉडर्न होता जा रहा था, जो हथियार मॉडर्न होते जा रहे थे, एक समय इनकी नेवी बहुत स्ट्रांग थी, बाद में इनकी नेवी सबसे इनका वीक पॉइंट हो गई। तो अगर हम उन नई नई चीजों को शामिल नहीं करेंगे, अभी अगर मान लीजिए इंडियन आर्मी कुछ भी नया ना खरीदे, अपने पुराने हथियारों से लड़ता रहे, तो कहाँ हम सफल हो पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, आज के समय में हम नए नए हथियार लेते रहते हैं समय समय पे और सभी देश ऐसा करते हैं। हर तरह की कंट्री जो भी अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए आधुनिक हथियार को लेती है। तो यही चीज यहाँ पे हुई। एक तो ये वाला एस्पेक्ट था कि कमजोर होना देश का, मतलब देश तो नहीं कहेंगे, उस समय देश वाली बात नहीं थी, एक प्रकार का राजवंश था। ऐसी कोई बात नहीं थी कि ये इतने दूर तक चाइना है, क्योंकि उस समय उस तरह का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। एक प्रकार का ये राजवंश था। तो एक तो ये जो कमजोरी इसकी थी वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर था। दूसरा इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्टर था कि जो राजा के द्वारा जनता का शोषण, जो कि हमको हर जगह देखने को मिलता है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट रीजन रहे जिसके कारण चाइनीज रिवॉल्यूशन हुआ। और ये चाइनीज रिवॉल्यूशन होता है 1911 में, 1911 में चाइनीज रिवॉल्यूशन होता है। और अब यहां से असली कहानी शुरू हो जाती है। जब चाइनीज रिवॉल्यूशन हो गया तो चाइना में जब रिवॉल्यूशन होता है तो बहुत सारे नेता निकल के आते हैं। ये चीज हम लोगों ने हर जगह देखी। अगर हम रशियन रिवॉल्यूशन की बात करें, लेनिन, व्लादिमीर लेनिन, जोसेफ स्टॉलिन, बहुत सारे क्रांतिकारी निकल के आए। फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात करें, किसी भी रिवॉल्यूशन में जब कोई रिवॉल्यूशन होता है तो तरह तरह के वहां पे नेता लोग निकल के आते हैं जो कि लीड करते हैं जनता को। तो यहाँ पर भी एक प्रकार का आइडियोलॉजिकल डिफरेंस था, आइडियोलॉजिकल एक तरीके से कह सकते हैं अलगाव था, अलग अलग विचारधाराएं थी लोगों की। तो चाइना में रिवॉल्यूशन तो आ गया, राजा को तो हटा दिया गया, लेकिन चाइना में एक डिवीजन हो गया। डिवीजन कैसा हो गया? दो बड़े नाम निकल के आते हैं, एक युआन शिकाई और दूसरे डॉक्टर सन यात सेन। डॉक्टर सन यात सेन जो थे ये डॉक्टर थे और ये वेस्टर्न कंट्रीज में पढ़ के आए हुए थे, पढ़े लिखे थे काफी। और जो दूसरे युआन शिकाई का मैंने नाम लिया, ये एक आर्मी जनरल थे, ठीक है। और ये बेसिकली अपनी तानाशाही स्थापित करना चाहते थे युआन शिकाई, और जो सेना थी वो भी युआन शिकाई के पास थी क्योंकि वो आर्मी जनरल थे। नॉर्थ के हिस्से में इनका प्रभाव था युआन शिकाई का, और साउथ के हिस्सों के जो साउथ के क्षेत्र थे वहां पे डॉक्टर सन यात सेन का प्रभाव था। तो ये दो नाम आपको याद रखने हैं, युआन शिकाई और डॉक्टर सन यात सेन का नाम। तो अब आप देख रहे हैं कि यहीं से धीरे धीरे रिवॉल्यूशन तो हो गया, राजा को तो हटा दिया गया, लेकिन लड़ाई अब धीरे धीरे अब यहाँ से शुरू हो रही है कि अब दो डिवीजन हो चुका है। ऊपर के हिस्से में यहाँ पे एक जगह युआन शिकाई अपना प्रभाव जमा रहे हैं और नीचे की ओर डॉक्टर सन यात सेन। लेकिन बाद में, ये तो 1911 की बात थी, 1915 आते आते जो युआन शिकाई थे उन्होंने, जो जनरल थे आर्मी के, क्योंकि आर्मी तो उन्हीं के पास थी, तो कहीं ना कहीं डॉक्टर सन यात सेन को झुकना पड़ा उनके आगे, और युआन शिकाई ने खुद को राजा घोषित कर दिया कि भाई हम ही राजा हैं, और इनको फिर हटा दिया गया। ये अपना
इनकी पार्टी भी थी डॉक्टर सन यात सेन की, केएमटी पार्टी, कोमिंतांग पार्टी। और बाद में सन यात सेन जो थे, डॉक्टर सन यात सेन, वो भाग के छिप के रहे, कुछ समय तक जापान में भी छिप के रहे। तो ये कहानी अभी तक की है। अभी तक की कहानी यही है कि चाइनीज रिवॉल्यूशन हो गया, राजा को हटा दिया गया, फिर दो भाग हो गए चाइना के। कुछ लोग, जो नॉर्थ का हिस्सा था, वो सपोर्ट कर रहा था युआन शिकाई को, और इस प्रभाव के चलते ही वहां पे एक, कह सकते हैं कि लड़ाई शुरू हुई कि कौन अपना प्रभाव ज्यादा स्थापित कर पाएगा। और फाइनली फिर यही होता है कि जो डॉक्टर सन यात सेन होते हैं, इनको झुकना पड़ता है, ये चले जाते हैं, जापान में रहते हैं काफी समय तक, और पूरी जो सत्ता है वो जो आर्मी जनरल युआन शिकाई, उनके हाथ में आ जाती है। और बाद में फिर 1916 में युआन शिकाई, जो कि आर्मी जनरल थे, उनकी डेथ भी हो जाती है। तो ये जो पहली हम लोग की जो हेडलाइन थी चाइनीज रिवॉल्यूशन वाली, वो हम लोगों ने कंप्लीट कर ली। और प्लस हम लोगों ने ये भी देख लिया कि कैसे जब चाइनीज रिवॉल्यूशन खत्म होता है तो एक प्रकार का डिवीजन हो जाता है युआन शिकाई और डॉक्टर सन यात सेन में, जिसमें फाइनली 1915 आते आते जो युआन शिकाई रहते हैं आर्मी जनरल, वो अपने आप को मेन राजा घोषित कर लेते हैं। मतलब राजा को हटाने के लिए क्रांति हुई और फिर से राजा ही आ गया, एक प्रकार का आर्मी डिक्टेटर आ गया। तो एक अजीब सी क्रांति थी। और फिर फाइनली 1916 में युआन शिकाई की भी डेथ हो जाती है। अब ये एक ऐसा समय था कि कोई भी बड़ा लीडर अब नहीं था चाइना में, इसीलिए जो ये वाला समय था चाइनीज रिवॉल्यूशन के बाद का, चाइनीज रिवॉल्यूशन के बाद बहुत ही कम समय तक युआन शिकाई के हाथ में सत्ता थी। सन यात सेन को तो भगा ही दिया गया था, उनकी पार्टी कोमिंतांग पार्टी थी, केएमटी पार्टी, तो इनको तो भगा ही दिया गया था। अब यहाँ पे एक वॉरलॉर्ड एरा ऑफ प्रॉब्लम्स, स्मॉल वॉर्स, बहुत सारे नाम है इसके। लगभग 1916 से 1928 तक का जो ये समय था, ये बहुत ही अनिश्चितताओं से भरा हुआ समय था। क्योंकि ये जो चीन था, ये अब यहाँ पे कोई जमींदार है, यहाँ कोई है, यहाँ कोई, ये सब अपने अपने हिसाब से शासन कर रहा है। कोई एक यूनिटी नहीं थी, कोई एक, कह सकते हैं कि एक देश या एक सिस्टम की कोई व्यवस्था नहीं थी। सब अपने अपने हिसाब से शासन कर रहे थे, आपस में लड़ रहे थे। तो ये बहुत ही अजीब सा समय था, क्योंकि कोई लीडर इनके पास नहीं था। मेन जो आर्मी जनरल थे, उनकी डेथ हो चुकी थी। तो सब फिर अपने अपने हिसाब से शासन कर रहे थे, कोई एक केंद्रीय सत्ता वहां पे स्थापित नहीं हो पा रही थी। तो ये 1916 से 1928 तक का समय एक अनिश्चितताओं से भरा हुआ, छोटे छोटे युद्धों से भरा हुआ समय था। अब इसके बाद जो असली चीज शुरू होती है, चाइनीज सिविल वॉर। अब इसके आगे की कहानी हम लोग समझते हैं कि अब आगे की कहानी कैसे बढ़ती है। 1921 में, 1921 में सन यात सेन जो है वो एक सरकार बनाते हैं, और ऐसा माना जाता है कि यूएसएसआर ने भी उनकी हेल्प की थी इसमें। और वो एक सरकार बनाते हैं और प्रयास करते हैं कि इसको पूरा एक हम यूनाइट करें पूरे चाइना को। लेकिन 1925 में इनकी भी डेथ हो जाती है। मतलब कि थोड़ा सा काम शुरू होता है, डेथ हो जाती है। जैसे कि युवान शिकाई के में भी यही हुआ कि उन्होंने जैसे ही वो राजा बने, उसके बाद उनकी भी डेथ हो गई। इन्होंने भी जैसे प्रयास किया, पार्टी बनाई, कुछ साल बाद इनकी भी डेथ हो गई। लेकिन फिर एक आर्मी जनरल आते हैं, जियान काई शेक को कमान दी जाती है कि आप पूरे चाइना को यूनाइट करिए। तो ये जाते हैं, अलग अलग जो वारलॉर्ड से जमींदार थे, इनको कुछ लोग तो इनके सामने सरेंडर कर देते हैं, जो नहीं सरेंडर करते हैं उनसे युद्ध लड़ना पड़ता है। और ये पूरे चाइना को एक करने का ये प्रयास करते हैं। लेकिन इस एक करने के दौरान इतना बड़ा एरिया है कि विचारधाराओं में मतभेद तो होना रहता ही, मतलब विचारधाराओं में मतभेद तो होना एक स्वाभाविक सी बात है। वही चीज यहाँ पे होती है कि दो डिवीजन हो जाते हैं, और यहीं से असली चाइना का सिविल वॉर स्टार्ट होता है 1928 से लगभग 1949 तक, या कहीं कहीं 1927 से 1949 तक लिखा रहता है। केएमटी पार्टी, जो कि हम लोग जानते हैं, हम लोगों ने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था, कोमिंतांग पार्टी, डॉक्टर सन यात सेन वाली पार्टी, और उसके खिलाफ सीपीसी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। ये दो लोग पूरा अपना एक डिवीजन हो जाता है, विचारधाराओं में डिफरेंस था दोनों की, और यहीं से एक प्रकार की लड़ाई शुरू होती है। दोनों के अपने अपने समर्थक थे। और इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है कि स्टार्टिंग में ये दोनों एक थी, ऐसा नहीं था। जो केएमटी थी, जो मैंने अभी आपको बताया कि जब सोवियत से हेल्प लिए थे सन यात सेन पार्टी बनाने के लिए,
उस समय दोनों एक हो गई थी, केएमटी और सीपीसी। लेकिन बाद में ये डिवीजन हो गया क्योंकि जो जियान काइशेक थे वो कम्युनिस्ट विचारधारा को मानने वाले नहीं थे, वो उसके विरोधी थे। और यहीं से एक डिवीजन शुरू हो जाता है, केएमटी वर्सेस सीपीसी। केएमटी पार्टी डॉक्टर सन यात सेन वाली पार्टी, और सीपीसी, सीपीसी में कौन बड़े नाम है? सबसे इंपॉर्टेंट माओ जेडोंग, जू इनलाई और देंग जियाओपिंग। ये सबसे बड़े नाम इसमें है, जिसमें कि माओ जेडोंग का नाम आपको जरूर याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट चाइना के लीडर। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी आप लोगों को लग रही होगी कि कैसे सबसे पहले चाइनीज रिवॉल्यूशन हुआ राजा को हटाने के लिए। राजा हट गया तो एक आर्मी जनरल ने अपने आप को राजा बना लिया, वो आर्मी जनरल की डेथ हो गई तो फिर एक व्यक्ति डॉक्टर सन यात सेन जो कि जापान जाके छिप गया था वो आता है, वो एक पार्टी बनाता है, लेकिन फिर उसकी भी डेथ हो जाती है। और फिर फाइनली दो विचारधारा बढ़ जाती है चीन में, एक सीपीसी और एक केएमटी। अब यहीं से असली चाइना का सिविल वॉर शुरू हो जाता है 1928 से 1949 के बीच में। इस सिविल वॉर में जैसा कि भी मैंने बताया है कि दो पार्टियों में लड़ाई, और इसमें फाइनली जो जीत होती है वो होती है सीपीसी की, जिसमें कि माओ जेडोंग और ये लोग थे, जू इनलाई, देंग जियाओपिंग ये लोग थे, और बहुत ही ज्यादा लड़ाई होती है। लेकिन जो सीपीसी है और माओ जेडोंग को इसीलिए इतना इम्पोर्टेंट, इतना एक ग्रेट लीडर माना जाता है कि वो पूरी तरीके से अपने प्रभाव में ले लिए लोगों को, और केएमटी वाले उस तरीके से अपना इन्फ्लुएंस नहीं बना पाए और उनको फाइनली वहां से भागना पड़ा। और ये जो सीपीसी वाले थे, सीपीसी वाले लोगों को प्रभाव में ले लिए, और इनसे हार कर ये जो केएमटी वाले नेशनलिस्ट पार्टी थी, केएमटी कोमिंतांग पार्टी, इन लोगों को फिर फाइनली भाग के आना पड़ा यहाँ पर ताइवान, इसको फॉर्मोसा आइलैंड भी कहते हैं, ताइवान जिसका नाम है आज, यहाँ इनको आके बसना पड़ा। और यही रीजन है यही रीजन है चाइना और ताइवान के इस विवाद का। अब क्या क्यों ये विवाद है उसके अभी मैं उसको बताता हूँ, पहले कंप्लीट कर लेते हैं इस चीज को कि फिर फाइनली 1949 में आकर के 1 अक्टूबर 1949 को माओ जेडोंग ने चाइना को डिक्लेयर कर दिया पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। ये अपने आप को कहता है रिपब्लिक ऑफ चाइना, ये कहता है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, मतलब कि चाइना मानता है कि ये हिस्सा भी मेरा ही है, और ये कहता है कि नहीं हम स्वतंत्र देश हैं। ये इसी फिराक में है कि कभी न कभी हम इसको अपने में मिला ही लेंगे, लेकिन ये कह रहा है कि नहीं हम एक स्वतंत्र देश हैं, हमारा अपना एक अलग अस्तित्व है, हम अलग हैं। और अब आप लोग को बिल्कुल इजीली समझ में आ गया होगा कि ये जो विवाद है इसके पीछे रीजन क्या है। यहाँ मैंने शॉर्ट में एकदम क्लियर लिख दिया है, चाइनीज रिवॉल्यूशन सबसे पहले हुआ, फिर वॉर लॉर्ड एरा आया, फिर चाइना का सिविल वॉर होता है, फिर सिविल वॉर जो होता है उस सिविल वॉर में दो लोगों में वॉर हुआ, केएमटी पार्टी वालों में और सीपीसी पार्टी वालों में। केएमटी पार्टी वाले जो थे उनको ताइवान भागना पड़ा, और अभी वही लोग यहाँ पे रह रहे हैं, और ताइवान तो अब खैर अलग अपने आप को मानता है ये देश। और इस हार के पीछे जो इन लोगों को यहाँ भागना पड़ा उसके पीछे सबसे इंपॉर्टेंट जो एक व्यक्ति का नाम आता है माओ जेडोंग का। माओ जेडोंग की जो आइडियोलॉजी थी, वो लोग जो गुरिल्ला वॉरफेयर करते थे, पूरी तरीके से उन्होंने केएमटी को हरा दिया, और ऐसा लोगों को प्रभावित किया इतना ज्यादा, जैसे मैं बीच बीच में तस्वीरें भी दिखाता रहूंगा आप लोगों को, इतना इन्फ्लुएंस कर दिया कि यहाँ के लोग भी अब सोचने लगे कि सीपीसी ही बेस्ट है, केएमटी को यहाँ से निकलना चाहिए। तो लोग भी उनसे पूरी तरीके से इन्फ्लुएंस्ड हो चुके थे, जो मतलब जो यहाँ के निवासी थे सीपीसी से प्रभावित हो चुके थे। और इसमें एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि क्यों चाइना इसको अपना हिस्सा मान रहा है, उसके पीछे छोटी सी एक कहानी और हम बता दे रहे हैं कि 1642 से 1661 तक नीदरलैंड की कॉलोनी था ताइवान, ये जो आइलैंड है ये 1683 से 1895 तक जो चिंग राजवंश के बारे में मैंने आपको बताया था उसका शासन था यहाँ पे। 1895 में जापान आया, जापान ने इस पे अधिकार कर लिया, लेकिन इसके बाद जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान हार गया, सब कुछ समाप्त हो गया, जो हिरोशिमा नागासाकी वाली घटना हुई थी, उसके बाद फिर जापान को यहाँ से जाना पड़ा। विजेता देश थे, उन्होंने पूर्ण सहमति पे ये हिस्सा फिर से चीन को दे दिया।
लेकिन फिर फाइनली 1949 में क्या हुआ वो अभी मैंने बताया ही आपको कि केएमटी वालों को भाग के यहाँ पे आना पड़ा और यहीं रहना पड़ा फाइनली। तो ये विवाद है और चीन इस पे अपना पूर्ण अधिकार चाहता है जो कि ताइवान जिसका विरोध कर रहा है। तो अभी अगर हम फिलहाल देखें तो ताइवान का क्या स्टेटस है, तो ताइवान का स्टेटस इस समय यही है कि बहुत कम देश इसको एक स्वतंत्र देश मानते हैं और दो चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है। एक तो वन चाइना प्रिंसिपल और एक वन चाइना पॉलिसी। वन चाइना प्रिंसिपल कुछ देशों ने साइन किया हुआ जैसे कि इंडिया। इसका ये मतलब है जैसे नॉर्मली तो हम लोग वन चाइना पॉलिसी ही बोलते हैं लेकिन ये दो अलग अलग चीजें हैं। इंडिया कभी भी, भारत की जो सरकार है इंडियन गवर्नमेंट, वो कभी भी ताइवान के साथ कोई एमओयू या जो आपसी समझौते होते देशों के बीच में वो सब साइन नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो साइन करेंगे तो ऐसा माना जाएगा कि वो ताइवान को एक अलग स्वतंत्र देश मान रहे हैं। ये चीज इंपॉर्टेंट है। कुछ देश ऐसे हैं जैसे यूएसए जैसे देश जिन्होंने वन चाइना पॉलिसी साइन की हुई है, जो ये मानते हैं कि वो अलग देश तो नहीं मान रहे हैं लेकिन वो सरकारें आपस में समझौते कर सकती हैं। तो ये वन वन चाइना प्रिंसिपल और वन चाइना पॉलिसी में यही डिफरेंस है कि वन चाइना प्रिंसिपल एकदम स्ट्रिक्ट कह सकते हैं, मतलब नहीं तो नहीं, आप सरकारी कोई समझौते नहीं कर सकते ताइवान की सरकार के साथ। लेकिन जो वन चाइना पॉलिसी है जो यूएसए मानता है उसमें सरकारें आपस में कर सकती हैं समझौते, लेकिन फिर भी दोनों में एक चीज कॉमन है कि ताइवान को वो लोग अभी भी अलग कोई इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं मान रहे हैं। बस डिफरेंस इतना ही है कि एक में हम जो वन चाइना प्रिंसिपल है उसमें हम गवर्नमेंट दोनों देशों की आपस समझौते नहीं कर सकती हैं, और जो वन चाइना पॉलिसी है यूएस वाली जो यूएसए जिसको मानता है उसमें जो सरकारें हैं वो अपना कर सकती हैं समझौते। और जो देश हैं जो इसको मान्यता दे उसमें आप देखेंगे कि बहुत छोटे छोटे देश हैं, आइलैंड जैसे देश हैं जिनका कि कोई बहुत ज्यादा विश्व राजनीति में ऐसा कोई प्रभाव नहीं है। वही लगभग 14-15 देश ऐसे हैं, वही देश इसको एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देते हैं। और अगर कोई देश, इसमें ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है कि अगर कोई देश ताइवान को इम्पोर्टेंट मतलब ताइवान को अगर वो इंडिपेंडेंट कंट्री मान रहा है मतलब कि वो चाइना से उसका कोई रिलेशन फिर नहीं रह जाएगा। ये चीज भी है, इसीलिए कहीं कहीं देशों को थोड़ा सा झुकना पड़ता है क्योंकि देशों के लिए चीन ताइवान तो इम्पोर्टेंट है ही बट चाइना ज्यादा इम्पोर्टेंट है वर्तमान समय में। इसलिए अगर कोई देश ताइवान के साथ रिश्ता रखा तो उसका चाइना के साथ कनेक्शन कट हो जाएगा पूरी तरीके से। तो इसीलिए जो देश हैं वो इसको मतलब इसके साथ संबंध तो स्थापित किए हुए हैं लेकिन मेन वो कंसीडर इसी को करते हैं कि पूरा चाइना एक ही है, वन चाइना पॉलिसी एंड वन चाइना प्रिंसिपल को ही मानते हैं। और अगर हम लोग अपने आगे की हेडलाइन को देखें, प्रेजेंट सिचुएशन, अभी की सिचुएशन ये है कि जो ताइवान है यहाँ पर चाइना अभी लगभग 1.5-2 महीने से काफी ज्यादा अपनी एयरफोर्स कभी भेज रहा है, कभी नेवी के जहाज जा रहे हैं इसके आसपास से। तो ताइवान की भी हेल्प करने के लिए यूएसए आगे आया हुआ है। यूएसए F-16 F-35 जैसे एयरक्राफ्ट चाइना के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए दे रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि यूएस की जो आर्मी है वो ताइवान की आर्मी को ट्रेन कर रही है। और ये बिल्कुल सही चीज है कि जो ताइवान है और यूएसए ये दोनों पूरी तरीके से आपस में जुड़े हुए हैं। काफी ज्यादा यूएसए सपोर्ट करता है ताइवान को, क्योंकि ये सपोर्ट क्यों करता है, क्योंकि चाइना को काउंटर करने के लिए ये जरूरी है कि यूएसए ताइवान की हेल्प करे। और यूएसए ताइवान की हेल्प कर भी रहा है एयरक्राफ्ट्स के माध्यम से, आर्मी को ट्रेन करने के माध्यम से, डिफेंस इक्विपमेंट्स देने के माध्यम से। ये पूरी तरीके से जो यूएस है वो ताइवान की हेल्प समय समय पे निरंतर तरीके से कर रहा है। और यही चीज चाइना को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। और यूएसए ही नहीं, जितने भी पश्चिमी देश हैं जो चाइना की इस बढ़ती हुई जो प्रभाव है, जो बढ़ती हुई शक्ति है, इसको काउंटर करना चाहते हैं, वो ताइवान के साथ हैं। बस वो अभी उसको स्वतंत्र देश नहीं मान रहे हैं। भविष्य में आगे क्या होता है ये चीज तो देखने वाली होगी, लेकिन हेल्प तो इसकी की जा रही है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। क्योंकि अभी आपने न्यूज में सुना होगा कि चाइना ने इधर से एयरक्राफ्ट भेजे तो ताइवान ने भी, जो ताइवान का नेशनल डे था उस पर इन्होंने भी अपना शक्ति प्रदर्शन किया था। तो ताइवान उतना कमजोर देश भी नहीं है, छोटा सा है लेकिन बहुत ही डेवलप्ड है
और चाइना इसको काउंटर क्यों नहीं कर पा रहा है? इसके पीछे यहाँ का विकास है। आप देख रहे होंगे कि जैसे अफगानिस्तान में चाइना ने बगराम एयरबेस स्थापित करने का प्रयास किया, कर भी रहा है भी इस समय। पाकिस्तान पूरी तरीके से खत्म हो चुका है चाइना के डेब्ट ट्रैप के आगे। साउथ ईस्ट एशिया में चाइना ने अपना प्रभाव जमा लिया है। श्रीलंका को चाइना ने कर्जे में कर दिया है। तो चाइना जो इस समय अपना एरिया विस्तार कर रहा है, अपना इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है, वो कैसे कर रहा है? डेब्ट ट्रैप, ऋण दे रहा है, लोन दे रहा है और उसी जाल में देशों को फंसा ले रहा है कि लोन वो चुकता नहीं कर पाएंगे। यही सबसे बुरा हाल इस समय पाकिस्तान का हुआ है, जो कि पूरी तरीके से खत्म होने की कगार पे है। मतलब एक तो एफएटीएफ में पाकिस्तान ब्लैकलिस्ट जस्ट होने ही वाला है, और जिस दिन ब्लैकलिस्ट हो गया उस दिन आईएमएफ से लोन नहीं मिलेगा, वर्ल्ड बैंक से लोन नहीं मिलेगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक से लोन नहीं मिलेगा। क्रिकेट वहां पे खत्म हो ही चुकी है। आंतरिक रूप से प्रॉब्लम्स हैं वहां पे, वहां की आर्मी में, वहां के ऑफिशियल्स में, और बहुत सारी दिक्कतें। कभी हम लोग पाकिस्तान पर जब लेक्चर करेंगे तो वहां की बात होगी। तो ये इसकी एक प्रकार की कह सकते हैं चाल है चाइना की, लेकिन इसके साथ ये चाल नहीं हो पा रही क्योंकि इसको आप डेब्ट ट्रैप में फंसा ही नहीं पाओगे। एचडीआई इसका बहुत हाई है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, और डेवलप्ड कंपनीज ताइवान की बहुत सारी हैं। और अभी तो इंडिया और ताइवान में भी कुछ एक, मैं पढ़ रहा था कहीं पे, कुछ चिप्स होती हैं कंप्यूटर की जो कंप्यूटर में लगती हैं, उसका एक समझौता होने वाला है कि इसकी कंपनीज इंडिया में प्लांट्स लगाएंगी। तो ताइवान की कंपनीज पूरे वर्ल्ड में फैली हुई हैं, और ताइवान एक बहुत ही 1970 के बाद से 1970 के बाद से काफी इसकी इकोनॉमी ने बहुत ग्रो किया है। तो ये कोई ऐसा, मान लीजिए कोई गरीब देश होता, छोटा सा देश होता, मतलब जिसके पास कुछ भी ना होता, उसको तो ये आराम से काउंटर कर लेता। फिर यहाँ पे कुछ रोड बना देता, यहाँ पे कुछ डेवलपमेंट कर देता, कर्जा दे देता और अपने एरिया में धीरे धीरे अपने प्रभाव में लेना शुरू कर देता। लेकिन इसका जो डेवलपमेंट है ये कहीं ना कहीं चीन चीन को रोक रहा है। मतलब चीन अपना उतना इन्फ्लुएंस यहाँ पे नहीं बढ़ा पा रहा है। और क्यों ये इतना इम्पोर्टेंट है? इसका इम्पोर्टेंस ये भी है कि आप देखिए यहाँ पे नीचे ताइवान की जो लोकेशन है, इधर ईस्ट चाइना सी है, इधर साउथ चाइना सी है। साउथ चाइना सी पे हमेशा से चीन ने अपना अधिकार दिखाया है। अगर साउथ चाइना सी को, चाइना को अपने कब्जे में लेना है तो कहीं ना कहीं ताइवान को अपने प्रभाव में लेना पड़ेगा। और ताइवान की जो भूमि है, जैसे यूएस ताइवान की हेल्प कर रहा है, ताइवान की भूमि भविष्य में चाइना के खिलाफ न यूज हो, इस वजह से भी चीन को कहीं ना कहीं खतरा है कि जैसे क्वाड बना, आप लोग जानते होंगे क्वाड में ऑस्ट्रेलिया है, यूएस है, जापान है, इंडिया है। तो कहीं ऐसा ना हो कि ताइवान भी ऐसा कोई संगठन बन जाए, ताइवान भी उसमें शामिल हो जाए, और जितने भी पश्चिमी देश हैं, यूएस है, इंडिया है, और जो मतलब जो भी देश चीन के खिलाफ है, वो सब एक गुटबाजी कर लें, और ताइवान इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है क्योंकि इसकी लोकेशन एकदम चाइना के पास में है, बहुत ही नजदीक में है मेनलैंड चाइना से ये। तो कुछ खतरे हैं चीन को यहाँ पर। एक तो ये खतरा है कि ताइवान का लैंड चीन के खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है क्योंकि यूएस की आर्मी वहां रहती ही है, हो सकता है यूएस अपना कोई एयरबेस बना ले वहां पर। एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरा, इस एरिया में अगर चाइना को अपना इन्फ्लुएंस इंक्रीज करना है तो उसको ताइवान की जरूरत है। और इसमें मुझे पर्सनली एक चीज ये लगती है कि हो सकता है चाइना यहाँ पे कुछ मिलिटेंट्स, कुछ रिबेल ग्रुप को भेज सकता है ताइवान की स्थिति को खराब करने के लिए। आतंकवादी संगठन कुछ भेजे जा सकते हैं चाइना के द्वारा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे हम लोग एक चीज जानते हैं कि जैसे चाइना कभी भी इंडिया में इस तरह का आतंकवादी ग्रुप ये सब नहीं भेज सकता क्योंकि हमारा रेस अलग है, प्रजाति अलग है। अब देखिए पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है, वहां से आते रहते हैं। रिसेंटली लगभग 3-4 महीने से तो बहुत सारे आतंकवादी पकड़े जा रहे हैं। तो वो क्यों आते हैं? उसका रीजन ये है कि रेस एक जैसी है, हम पहचान नहीं, हम अंतर नहीं कर पाएंगे। हमको लगेगा कि वो तो इंडिया का ही है, होगा, ये चीज होती है। लेकिन अगर चाइना से कोई आएगा तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि ये बाहरी है। तो ये मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर यहाँ पे कोई अनस्टेबिलिटी क्रिएट करनी है चीन को, तो चीन यहाँ पे कुछ इस तरह के रेबल ग्रुप भेज सकता है, कुछ इस तरीके के वो मिलिटेंट्स, मिलिशिया ग्रुप यहाँ भेज सकता है, क्योंकि उसको कुछ करना तो है नहीं। चाइना में कोई डेमोक्रेसी नहीं है, भले वो कहते हैं अपने आप को पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। चाइना पूरी तरीके से एक डिक्टेटरशिप है, वहां पे तानाशाही है।
और अगर सरकार बोल देगी वहां पे कि जाना है कुछ ग्रुप को, तो उनको जाना पड़ेगा ताइवान में, और वो वहां पे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ताइवान की सरकार को वर्तमान समय में अगर चीन से कोई भी फ्लाइट आए, चीन से नहीं भी फ्लाइट आए, बाहर से अगर कोई फ्लाइट आ रही है, कुछ लोगों पे उनको संदेह है, तो उनकी अच्छी तरीके से जांच होनी चाहिए कि वो क्यों आए हैं, कहाँ से आए हैं, और थोड़ा सा निगरानी रखनी चाहिए इस चीज़ पे, क्योंकि ये चीज़ हो सकती है और ये चीज़ यहाँ भी हो सकती है। प्लस ये चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ इंडिया के नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में भी हो सकती है, क्योंकि अभी रिसेंटली आपने देखा था कि जब हमारे वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू जी जब गए थे अरुणाचल के दौरे पे, तो कितना चीन में बवाल हो गया था। तो चाइना, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के जो लोग हैं उनका रेस भी ऐसा ही है दिखने में, तो वहां पर भी चाइना प्रॉब्लम्स क्रिएट करने के लिए इस तरीके के कुछ मिलिशिया ग्रुप्स का सहारा ले सकता है। तो इसका बस एक उपाय है कि इंडिया और ताइवान, इंडिया अपने नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में बॉर्डर सिक्योरिटी एकदम टाइट रखे, जो कि है भी, वहाँ उतना खतरा नहीं है, लेकिन ताइवान को अपने इन बॉर्डर्स को, जो भी फ्लाइट्स आ रही हैं उन पर बहुत ज़्यादा निगरानी रखने की ज़रूरत है, क्योंकि चाइना अपने इस मतलब जो प्रभाव जमाना चाह रहा है ताइवान के ऊपर, उस चीज़ को अंजाम देने के लिए कुछ भी कर सकता है। तो इस पॉइंट पर इंडिया को भी ध्यान देने की ज़रूरत है अपने नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में, और ताइवान को भी ध्यान देने की ज़रूरत है अपने एरिया में। तो अब हम लोग थोड़ा सा ओलंपिक का जो मैंने पॉइंट लिया था उसको भी ऐड कर लेते हैं। छोटा सा पॉइंट है लेकिन इम्पोर्टेंट है, कि मतलब ये दिखा रहा है कि कितने हद तक जो एक दोनों में देशों में लड़ाई है, दोनों क्षेत्रों में, कि ओलंपिक में कभी भी आपने देखा होगा ताइवान वर्ड यूज नहीं होता है, चाइनीज ताइपेई। आईओसी ने एक अलग नाम दिया है कि ताइवान वर्ड वो यूज नहीं करेंगे, वो चाइनीज ताइपेई वर्ड यूज करेंगे अपने लिए। जब भी आपने देखा होगा जब लिस्ट निकलती है मेडल जो लोग जीतते हैं, वहां पे चाइनीज ताइपेई लिखा होता है। और दो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी इनका कोई खिलाड़ी मेडल जीतता है तो ना तो उसका राष्ट्रगान बजता है, ना तो उसका राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। और जब भी ओपनिंग सेरेमनी होती है तो आपने देखा होगा कि भारत के जो खिलाड़ी हैं वो अपना झंडा लेके आगे के जाते हैं, हर देश के खिलाड़ी ये करते हैं, लेकिन इन लोग के लिए स्पेशल एक झंडा मिलता है इन लोगों को, चाइनीज ताइपेई वालों को, जिसमें जो ओलंपिक का साइन होता है रिंग वाला वो बना होता है। मतलब ये अपने देश का झंडा नहीं यूज कर सकते, ये अपना राष्ट्रगान नहीं यूज कर सकते, ये अपने देश का नाम भी नहीं यूज कर सकते ओलंपिक्स में। तो ये बहुत ही एक बड़ी पाबंदी है, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो चाइना नाराज हो जाएगा, क्योंकि ओलंपिक में कितना प्रभाव है चीन का, हमेशा सबसे ज्यादा मेडल्स चाइना जीतता है, तो एक प्रकार का इन्फ्लुएंस तो है ही चीन का। तो ये इस हद तक, यहाँ तक चीन ने कंट्रोल कर रखा है ओलंपिक्स में ताइवान को। और अब हम लोग आगे की हेडलाइन देखते हैं। क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की स्टार्टिंग हो सकती है? तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये तीसरे विश्व युद्ध की स्टार्टिंग तो नहीं है, लेकिन इसमें एक चीज हो सकती है कि छोटे मोटे युद्ध, छोटी मोटी लड़ाइयाँ कुछ हो सकती हैं। बहुत सारी घटनाएं ऐसी हुई हैं, जैसे कि सीरिया में सिविल वॉर अभी भी चल रहा है, सीरिया हो गया, यमन हो गया, या इसराइल फिलिस्तीन विवाद। बहुत सारी ऐसी कंट्रोवर्सीज हैं, जैसे चाइना ताइवान का विवाद, जिसमें हम लोग को लगता है कि कहीं थर्ड वर्ल्ड वार न शुरू हो जाए, कहीं गुटबाजी ना हो जाए देशों में। लेकिन अगर हम लोग ध्यान से देखें तो अब ऐसा होना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वर्तमान समय में जितने भी देश हैं वो व्यापार के माध्यम से एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। पहले फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम पे जो होना था वो हो चुका है, क्योंकि उस समय ऐसा कनेक्टिविटी नहीं था। आज के टाइम में सभी कंट्रीज, सभी देश एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और कोई भी इस समय में युद्ध नहीं चाहेगा। क्योंकि अगर हम छोटा सा एक मैं एग्जाम्पल लूँ कि कितना जटिल संबंध है देशों में, जैसे एग्जाम्पल के लिए इंडिया के रशिया से बहुत अच्छे रिलेशन है, मोदी जी के पुतिन से फ्रेंडली रिलेशंस हैं, लेकिन रशिया के टर्की से बहुत अच्छे रिलेशन है, और इंडिया टर्की का दुश्मन है। अब आप सोचिए, इंडिया टर्की का दुश्मन है, लेकिन टर्की रशिया का फ्रेंड है, इंडिया रशिया का फ्रेंड है। मतलब इंडिया का फ्रेंड रशिया और इंडिया का दुश्मन टर्की, लेकिन रशिया का फ्रेंड टर्की। तो एक प्रकार का बहुत ही जाल एक ऐसा बना हुआ है कि कोई किसी का दुश्मन है, उसी में कोई किसी का फ्रेंड भी है। तो इतनी जटिल ये जो नेक्सस है, जो इतना जटिल संरचना है,
देशों की फ्रेंडशिप का आपस में, कि इसमें युद्ध होना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई एक दूसरे से रिलेटेड है, किसी को किसी की जरूरत है। अब जैसे यूएस को हम देख लें, तो यूएस और रशिया एक समय में काफी ज्यादा डिफरेंसेस थे, लेकिन अभी मामला ठीक है, बहुत अच्छे रिलेशन नहीं है, लेकिन हम ये समझ सकते हैं कि एवरेज रिलेशन है। और यूएस के इंडिया से भी अच्छे रिलेशंस हैं। तो ये जो पूरा विश्व इस समय एक व्यापार के माध्यम से जुड़ा हुआ है, एक इंटरडिपेंडेंसी के माध्यम से जुड़ा हुआ है, सभी में आपस में रिलेशन है। तो इस वजह से मुझे लगता है कि वर्ल्ड वार जैसी स्थिति तो नहीं आएगी, लेकिन छोटी मोटी लड़ाइयाँ हो सकती हैं। और इसमें चाइना फिलहाल वॉर नहीं चाहेगा, क्योंकि अभी आपने रिसेंटली सुना होगा कि चाइना की जो इकोनॉमी है वो बहुत, उसकी ग्रोथ रेट बहुत कम हो चुकी है कोविड के बाद से। कोविड के बाद थोड़ा सा तेज हुई थी, बट इस समय बहुत डाउन चली गई वहाँ की इकोनॉमी। तो युद्ध नहीं चाहेगा चाइना किसी भी हाल में, फिलहाल अभी वर्तमान समय में। आगे क्या होता है आने वाले सालों में वो चीज़ तो देखी जाएगी, लेकिन फिलहाल तो युद्ध की स्थिति बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ताइवान भले ही छोटा देश है, लेकिन उसके पास हथियार हैं, और आधुनिक अमेरिका से लिए हुए हथियार हैं। चाइना के हथियार कैसे हैं, क्या उनकी कैपेबिलिटीज हैं, कभी हम लोग जब चाइना इंडिया का रिलेशंस पढ़ेंगे, मिलिट्री कंपैरिजन करेंगे, तो वहां पे डिटेल में समझेंगे कि चाइना केवल अपनी आर्मी को बड़ा दिखाता है। वास्तविकता ये है कि चाइना की आर्मी इंडिया से तो कभी भी नहीं जीत सकती, और बाकी देशों की तो बात की बात, हम बाकी देशों के लिए तो हम कुछ नहीं कह सकते, बट पर्सनली जितनी मैंने अभी तक स्टडी की है दोनों आर्मीज की, जो कंपैरिजन किया है, उसके बेस पे मैं यही कह सकता हूँ कि चाइना को युद्ध का एक्सपीरियंस ना के बराबर है चाइनीज सैनिकों को। और वो कभी भी, आपने ये देखा होगा कि जो अंतर्राष्ट्रीय जो होते हैं युद्धाभ्यास, उसमें जल्दी चाइना पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो चाइना की आर्मी बड़ी है, ऑब्सोलीट है, लेकिन चाइना खतरनाक नहीं है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो चाइना को भी पता है कि अगर युद्ध होता है तो उसको भी नुकसान हो सकता है, उसकी इकोनॉमी वैसे भी डाउन चल रही है, तो इसलिए युद्ध के आसार तो मुझे फिलहाल नजर नहीं आ रहे हैं। और अब लास्ट में हम लोग थोड़ा सा इंडिया का स्टांस देख लेते हैं कि इंडिया का यहाँ पे क्या स्टांस होना चाहिए। तो इंडिया फिलहाल देखिए ताइवान को एक स्वतंत्र देश नहीं मान रहा है, जो कि मेरे हिसाब से ठीक है, क्योंकि रिलेशन इंडिया के हैं ताइवान के साथ। अभी जैसे मैंने बताया कि कुछ कंप्यूटर चिप्स की फैक्ट्रीज ऐसा माना जा रहा है कि लगेंगी ताइवान के माध्यम से, ताइवान की कुछ कंपनीज आएंगी इंडिया में इन्वेस्ट करेंगी, तो रिलेशन बने हुए हैं। और अभी जब ताइवान का नेशनल डे था, तो भी इंडिया की तरफ से बधाई दी गई थी। इंडिया के लोग काफी घूमने भी जाते हैं ताइवान, लेकिन इंडिया बहुत ही सोच समझ के अपनी रणनीति बना रहा है, क्योंकि अगर हम मान लीजिए ताइवान के साथ रिलेशन बना लेते हैं, तो कहीं ना कहीं हमको चाइना को छोड़ना पड़ेगा, और चाइना के साथ हमारा जो रिलेशन है व्यापार का वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और सीधे सीधे हमारा पड़ोसी भी है चाइना। तो इस वजह से मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि चाइना के साथ अभी हम फिलहाल चाइना के ही पक्ष में हैं फिलहाल, तो वो चीज़ ठीक है। अब भविष्य में अगर चाइना ज़्यादा एग्रेसिव होता है, ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, तब फिर हमें अपना स्टांस बदलना पड़ेगा। लेकिन अपना स्टांस बदलने से पहले सबसे पहला काम हमको ये करना पड़ेगा कि हमको चीन पे अपनी निर्भरता समाप्त करनी होगी। अगर हम चीन पे अपनी निर्भरता समाप्त करने में सफल हो गए, तो हम आराम से ताइवान के साथ रिलेशन अपने बढ़ा सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है चाइना की। लेकिन फिलहाल चूंकि हम डिपेंड हैं, हमारा जो एक व्यापारिक संबंध बहुत बड़ा हुआ है, उस वजह से वो जो व्यापारिक संबंध है वो हमको कहीं ना कहीं रोकता है। तो वो व्यापारिक संबंध फिलहाल जरूरी है दोनों देशों के लिए, चाइना के लिए भी, इंडिया के लिए भी। फ्यूचर में अगर हम इंडिपेंडेंट हो गए बहुत सारी चीजों में, हमें कोई सामान किसी भी मतलब ट्रेड ट्रांसपोर्ट की जरूरत नहीं है चाइना से, तो आगे की स्थिति अलग होगी। हो सकता है हम ताइवान से पूरा पूरा रिलेशन रख लें, या हो सकता है आगे ये मामला सुलझ ही जाए, और सुलझ जाना भी चाहिए ये मामला। अगर ताइवान अपने आप को एक स्वतंत्र देश मान रहा है तो उसको मानना चाहिए, और चाइना को भी इस मामले में आगे हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। और मेरे हिसाब से यूएन को भी थोड़ा सा इसमें इंटरवेंशन करना चाहिए इस मामले को सुलझाने के लिए। तो फिलहाल मेरे हिसाब से ये जो इंडिया का स्टांस है यहाँ पर वो ठीक ही है, और भविष्य में इसमें चेंजेस भी आएंगे। जैसे जैसे सिनेरियो बदलता जाएगा, वैसे वैसे इसमें हम लोग को बदलाव भी देखने को मिलेगा।
दोस्तों आइए अब हम लोग थोड़ा सा मिलिट्री कंपैरिजन कर लेते हैं एक बार चाइना और ताइवान का। वैसे तो कोई कंपेयर की बात ही नहीं है, ये बात हम सभी लोग जानते हैं कि चीन की आर्मी बहुत बड़ी है, विश्व की बड़ी आर्मी में मानी जाती है। और ताइवान अपेक्षाकृत एक छोटा देश है, भले ही विकसित है, वहाँ पे बहुत सारा मतलब अगर एचडीआई में बात करें तो काफ़ी आगे है, लेकिन अगर आर्मी पावर की बात करें तो उससे कम ही है अभी चीन की अपेक्षा, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इन सब में। तो एक कंपैरिजन अगर हम देखें एयरफोर्स का, तो अगर टोटल एयरक्राफ्ट देखें, फाइटर एयरक्राफ्ट, मल्टी रोल एयरक्राफ्ट, अटैक एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स, इन सब में ताइवान बहुत पीछे है चाइना के अपेक्षा। लेकिन अपने हिसाब से ताइवान ने जितना उसको आवश्यकता है उसने अपनी पावर बना रखी है, क्योंकि ताइवान एक छोटा देश है, जितना उसको आवश्यकता है उसने अपने हिसाब से अपनी फोर्सेस को बनाया हुआ है। और चीन को तो चूँकि अपनी विस्तारवादी नीति अपनानी है, चीन की अलग ही मंशा है सुपर पावर बनने की, तो उसने उस हिसाब से अपनी आर्मी बनाई है। अगर हम नेवी की देखें तो नेवी में भी वही चीज़ है, बड़ा डिफरेंस है नेवी में भी। अगर हम एयरक्राफ्ट कैरियर्स, डिस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट्स, कॉर्वेट्स, सबमरीन्स, इन सब की बात करें तो यहाँ पर भी नंबर्स आप देख ही रहे हैं, ह्यूज डिफरेंस है। लेकिन इन सब के साथ मैं एक चीज़ बताता चलूँ कि इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि चाइना बहुत आसानी से ताइवान पर अटैक कर सकता है, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। और जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज ही जो बाइडेन यूएस के प्रेसिडेंट हैं, उनका बयान आया है कि अगर चीन थोड़ा भी हमला करता है ताइवान के ऊपर या एग्रेसिव होता है तो अमेरिका पूरा सपोर्ट करेगा ताइवान को। तो ताइवान को पश्चिमी देशों का सपोर्ट प्राप्त है, यूएस की मिलिट्री ट्रेन कर रही है ताइवान को, ताइवान के सोल्जर्स को यूएसए का समर्थन प्राप्त है। तो ताइवान को जो समर्थन मिल रहा है अन्य देशों से, उस समर्थन ने ताइवान को मजबूत बनाया है। ये अगर हम आर्मी की बात करें, टैंक्स, फाइटिंग व्हीकल्स, आर्टिलरी, रॉकेट आर्टिलरी, इन सभी की अगर हम बात करें तो इसमें भी ताइवान कम है, लेकिन उसके पास भी संख्या है। अपने टैंक्स इत्यादि की बात करें तो जैसे टैंक्स 1160 हैं, चाइना के पास 5000 से ज़्यादा हैं। ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये इसमें थोड़ा फेरबदल होता रहता है, हो सकता है कहीं पर आप देखें तो हो सकता है कुछ और नंबर्स मिलें, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली जानकारियाँ लगभग इतनी ही होती हैं। तो मैंने बहुत सारी वेबसाइट्स देखी, बहुत सारी जगहों सोर्सेज पे पता किया, तो जो मुझे कुछ जानकारियाँ मिली वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और इसका कोई भी मतलब ऐसा नहीं है कि युद्ध होना चाहिए दो देशों के बीच में, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत हम लोग को इसकी भी जानकारी होनी चाहिए कि दोनों देशों की पावर कैसी है। और इस हिसाब से ये बिल्कुल समझ में आ रहा है कि ताइवान अगर कंट्री टू कंट्री कंपेयर करें तो ताइवान बहुत पीछे है चीन से। लेकिन जो चीज़ ताइवान के हक में जाती है वो एक चीज़ ये है कि ताइवान के पास जो भी हथियार हैं, ताइवान को यूएस और जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो काफ़ी हथियार देते हैं, मिलिट्री को ट्रेन करते हैं। जैसे अभी हाल ही में F-16 और F-35 जैसे एयरक्राफ्ट जो है ताइवान को मिले थे। ये जैसे न्यूक्लियर वेपन की बात करें तो ये चीज़ तो हम लोग जानते हैं कि चाइना एक न्यूक्लियर पावर है, परमाणु संपन्न देश है, वहीं ताइवान परमाणु संपन्न नहीं है। ये भी एक ताइवान के साथ वीक पॉइंट है, लेकिन इसका कोई बहुत इफेक्ट नहीं पड़ेगा न्यूक्लियर वॉर। जहाँ तक की उम्मीद है कि ये बात इतनी आगे पहुँच जाएगी, क्योंकि जब यूएस इन्वॉल्व है और देश इन्वॉल्व हैं, क्योंकि यूएसए अगर किसी बात में आ गया तो वो अपने साथियों को भी लेके आ ही जाएगा, तो बात इतनी आगे नहीं बढ़ पाएगी। मैन पावर में भी ताइवान वैसे भी छोटा सा देश है, वहाँ की पॉपुलेशन कम है, तो मैन पावर की बात करें तो उसमें भी तो ताइवान कम रहेगा ही। तो वही मैं कह रहा था कि ये कंपैरिजन हमको ये बता रहा है कि चाइना पावरफुल तो है, लेकिन चाइना की आर्मी की एक जो बड़ी कमजोरी है, ये जब हम लोग इंडिया और चाइना को पढ़ेंगे वहाँ पे हम लोग डिटेल में कंपेयर करेंगे, वहाँ पे चाइना की असली टक्कर होगी इंडिया से। ऑन पेपर जब हम इंडिया के साथ कंपेयर करते हैं चीन को, तो वहाँ पर भी ऑन पेपर चाइना ज़्यादा ताकतवर नज़र आता है, लेकिन रियलिटी कुछ और है। रियलिटी ये है कि चाइना, आप एक चीज़ ये देखेंगे कि चाइना कभी भी युद्धाभ्यास नहीं करता बहुत ज़्यादा ताकतवर देशों के साथ। जैसे अभी मुझे याद है लगभग 2-3 हफ्ते पहले या 1 महीना पहले क्वाड जो देश हैं, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया, क्वाड देशों ने मिल करके एक गुआम आइलैंड जो है उसके पास सैन्य अभ्यास किया था।
हालांकि क्वाड बना नहीं है सैन्य गतिविधियों के लिए, ये लोग मानते हैं, लेकिन उन्होंने सैन्य अभ्यास किया था साथ में। इंडिया, अभी ब्रिटेन में इंडियन आर्मी ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया, वहाँ भी अभ्यास चल रहा है। इजराइल में अभ्यास किया, रशिया भी गए थे अभी। रशिया तो जाते रहते हैं अभ्यास करने। तो हमारी आर्मी इस तरीके से ट्रेंड होती रहती है। लेकिन चाइना का क्या है, ये स्लाइड आप देखते रहिए, ये बजट है। तो चाइना की इकॉनमी बहुत बड़ी है, तो वो उस हिसाब से उनका बजट भी ज़्यादा है। और ताइवान भी हालांकि अपनी जीडीपी का 2.3% खर्च करता है मिलिट्री पे, लेकिन चाइना का 1.7% ही बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि उसकी इकॉनमी बड़ी है। तो वही जो मैं बात कर रहा था कि इंडियन आर्मी की ट्रेनिंग इतने अच्छे अच्छे देशों के साथ होती है, चाइना कभी भी इस तरह के जो युद्धाभ्यास होते हैं उनमें हिस्सा नहीं लेता। चाइना के जो हथियार हैं वो अपना बना के रखा हुआ, ये कुछ उस तरह की बात है कि आपने सब कुछ बना के रखा, आपने उसका प्रैक्टिस उतना नहीं किया। तो चीन की आर्मी को युद्ध की उतनी प्रैक्टिस नहीं है, प्लस वो इस तरीके के अभ्यास नहीं करते हैं। और रियलिटी भी ये है कि उनके जो एयरक्राफ्ट्स हैं वो मतलब खुद ही बनाए हैं, खुद ही उतना यूज़ नहीं किए हैं। तो क्या वो यूएस मेड, इज़राइल मेड जो वेपन्स हैं उनको टक्कर दे पाएंगे, ये अभी सोचने वाली बात है। और इसी वजह से जब हम लोग कंपेयर करते हैं इंडिया के साथ चाइना का, तो इंडियन आर्मी चाइनीज़ आर्मी पे बहुत भारी पड़ती है। और अगर युद्ध होगा फ्यूचर में कभी, वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर होता है तो निश्चित रूप से 1962 वॉर में कुछ गलतियां हुई, कभी हम लोग उस पर बात करेंगे। लेकिन अब इंडियन आर्मी को चाइना किसी भी हाल में नहीं हरा सकता, क्योंकि आर्मी टू आर्मी इंडियन आर्मी बहुत स्ट्रांग है चाइनीज़ आर्मी से। और दूसरा, जियोग्राफिकली हम लोग बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन पे हैं। वो सब हम लोग देखेंगे जब हम लोग अलग कोई चैप्टर पढ़ेंगे। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इमेज मुझे लगी, हालांकि इसका इस टॉपिक से कोई रिलेशन नहीं है। नाफ्ताली बेनेट, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इज़राइल, ये मिल रहे हैं रशियन प्रेसिडेंट से, व्लादिमीर पुतिन। ये इमेज मैंने इसलिए लगाई क्योंकि जैसे मैंने एक हेडिंग आपको बताई थी कि क्या ये थर्ड वर्ल्ड वार हो सकता है, या क्या ये विवाद और ज़्यादा हो सकता है। तो मेरा ये मानना है कि वर्तमान समय में जो पूरा विश्व है, ये एक प्रकार से व्यापार के माध्यम से, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट इत्यादि के माध्यम से जुड़ा हुआ है। सभी देशों को एक दूसरे की आवश्यकता होती है। तो थोड़ी बहुत छोटी मोटी लड़ाई हो जाती है, लेकिन ज़्यादा बड़े लेवल पे होना मुश्किल है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ देश आ जाएंगे और मामला शांत हो जाएगा। जैसे आप देखिए, अभी एक जॉर्जिया, आर्मीनिया और अजरबैजान वाला जो एरिया है, वहाँ पे कुछ विवाद हुआ था और ईरान के मंत्री चले गए थे रशिया मिलने। ईरान और रशिया एक हो गए थे, और इधर इज़राइल और यूएसए एक हैं। लेकिन अब ये कितनी विचित्र बात है कि इज़राइल, जो कि यूएसए का एक तरीके से कह सकते हैं सपोर्टर है, उसके प्राइम मिनिस्टर मिल रहे हैं मिस्टर प्रेसिडेंट से, व्लादिमीर पुतिन से, रशियन प्रेसिडेंट से। तो इससे एक चीज़ साफ पता चल रही है कि सभी लोगों को एक दूसरे की आवश्यकता रहती है। और फ्यूचर में इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि युद्ध इत्यादि की स्थिति उत्पन्न नहीं हो पाएगी, क्योंकि जो रिलेशंस हैं वो इतने कॉम्प्लेक्स हैं देशों में कि कोई किसी का दुश्मन है ये आपको समझ में आएगा ही नहीं कि कौन सा देश किसका दुश्मन है और कौन सा देश किसका मित्र है। ये चीज़ कभी भी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि कभी लगता है कि फ्रेंडशिप है, फिर कभी लगता है कि फ्रेंडशिप नहीं है। और उसका मेन रीज़न ये है कि आपस में जो इंटरडिपेंडेंसी है देशों की, एक दूसरे पे निर्भरता है, और वही निर्भरता कहीं ना कहीं जोड़े हुए है सभी को। अगर ऐसा ना होता, क्योंकि हम देखते हैं सेकेंड वर्ल्ड वार या उस टाइम पर इतना कोई देश आपस में जुड़े हुए नहीं थे, तो युद्ध इत्यादि हुए। लेकिन अभी वर्तमान समय में इसकी स्थिति कम ही नज़र आती है। तो ये रहा हम लोग का चाइना ताइवान का विवाद। हम लोगों ने पूरे डिटेल में समझा, चाइनीज़ रिवॉल्यूशन को देखा, वॉर लॉर्ड एरा को देखा, और चाइनीज़ सिविल वॉर को हम लोगों ने समझा, और अभी की सिचुएशन को हम लोगों ने देखा। फ्यूचर में अभी हम लोग देखेंगे क्या हो सकता है, और डेली हालांकि इससे रिलेटेड कोई ना कोई न्यूज़ आपको डेली मिल ही जाएगी कहीं ना कहीं पर। तो अपडेट होते रहिए कि इसमें क्या नई चीज़ हो रही है, और
बस यही उम्मीद है कि ज़्यादा कोई युद्ध की स्थिति न उत्पन्न हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आगे हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे, जैसे कि इजराइल फिलिस्तीन विवाद इस समय कुछ महीनों पहले काफ़ी चर्चा में था, उसको हम लोग डिटेल में समझेंगे। और पूरा डिटेल में हम लोग यहूदियों का इतिहास, इजराइल फिलिस्तीन विवाद और पाकिस्तान इंडिया चाइना रिलेशंस, अलग अलग जो जियो पॉलिटिक्स के टॉपिक हैं, जियो पॉलिटिक्स ऑफ इंडियन ओशन, बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसको हम लोग आने वाले समय में कवर करने वाले हैं। तो फिलहाल इस अध्याय में इतना ही, आगे फिर मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।